हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठी पाठ नंबर 1 भोजन कहां से आता है के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा रिवीजन वन शॉट वीडियो है ये, जिसके अंदर जो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर मेंशन्ड है, जो कुछ भी बच्चों हमें पढ़ना है भोजन के बारे में, वो सब कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं। बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा, सिर्फ आधा घंटा या फिर 40 मिनट तक, जिसके अंदर आपका पूरा चैप्टर मैं कवर कर दूंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा। तो बस चैप्टर हो जाएगा आपका हार्डली 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे इस चैप्टर को। जो हमारे पाठ का नाम है बच्चों, वो है भोजन। यह कहां से आता है। सवाल उठता है कि भोजन क्या है। हम सभी जानते हैं कि हम दिन भर में बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें खाते हैं। कभी आप गोलगप्पे खाते हो, छोले भटूरे खाते हो, कभी आप रोटी सब्जी खाते हो, कभी आप दाल चावल खाते हो, तो कभी आप ब्रेड भी खाते हो। ये जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं बच्चों, इनसे हमें स्वाद भी मिलता है, साथ ही ताकत भी। तो ताकत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ताकत नहीं होगी तो काम कैसे करोगे। अगर मैंने बोला कि आपको 2 पेज राइटिंग लिखनी है, आप बहुत बीमार होकर उठे हो, तो आपसे अगर वो 2 पेज राइटिंग भी बोला जाए ना लिखने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाओगे। यानी कि 2 पेज राइटिंग भी आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा देने का काम करता कौन है? भोजन। इसीलिए बच्चों हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि भोजन हमें कहां से मिलता है। तो मम्मी देती है, किचन में बनाती है। लेकिन क्या भोजन सीधा किचन से ही मिल जाता है हमें? नहीं, भोजन किचन में बस हम अपने स्वाद के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उसका जो कच्चा पदार्थ है वो हमें मार्केट से मिलता है, जो मेरे पापा या आपके पापा आपके घर में लेकर आते हैं। यानी हमारे मम्मी पापा उन्हें मिलकर लाकर तैयार करके हमें देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भोज्य पदार्थ हमें मिला बाजार से। अब सवाल उठता है कि ये भोज्य पदार्थ बाजार में कहां से आए। तो बाजार में वो भोज्य पदार्थ किसान पहुंचाते हैं। किसान कैसे पहुंचा लेते हैं? क्योंकि किसान उसे खेतों में तैयार करते हैं। तो किसानों ने खेतों में तैयार किया, फसलों के द्वारा काटा और उसे मार्केट में यानी बाजार तक पहुंचाया, और बाजार से हम खरीद कर ले आए। तो इस प्रकार से भोज्य पदार्थ हम तक पहुंचा। लेकिन क्या सवाल उठता है कि भोज्य पदार्थ सिर्फ और सिर्फ फसलों से ही मिलता है, सिर्फ हमें पौधों से ही मिलता है? नहीं, भोज्य पदार्थ बच्चों हमें जंतुओं से भी मिलता है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मीट, मछली इत्यादि खाते होंगे। साथ ही पौधे पर आधारित जो भोज्य पदार्थ है, यानी पौधे से जो हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं, वो भी आप खाते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भोज्य पदार्थ जंतुओं से भी मिलता है, मांस के रूप में, मछली के रूप में, अंडे के रूप में, दूध दही के रूप में। अब दूध से तो बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि छाछ, मक्खन इत्यादि। अब फिर सवाल उठता है कि ये जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, क्या सभी जीव इन्हीं प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाते हैं? नहीं, कुछ ऐसे जीव होते हैं बेटा, जो आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ पौधे पर आधारित जो भोज्य पदार्थ होता है या पौधे से जो भोज्य पदार्थ मिलता है उन्हें खाते हैं। उन्हें हम कहते हैं बेटा शाकाहारी। और कुछ ऐसे होते हैं जो मांस ही सिर्फ खाते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, चीता, इन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही खा लेते हैं, जैसे हम लोग। हमें कहा जाता है बच्चों सर्वाहारी, यानी हम सब कुछ खा लेते हैं। अब जो भी भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, वो सभी भोज्य पदार्थ किसी न किसी चीज की मदद से बनाया जाता है। तो उन सभी छोटी छोटी चीजों से मिलकर जो बड़ा भोज्य पदार्थ बनता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको दाल बनाना बताता हूं। तो जैसे मान लो मैं दाल बनाता हूं, तो मुझे कच्ची दाल चाहिए, उसके बाद मुझे मसाले चाहिए, नमक चाहिए, घी या तेल चाहिए, पानी चाहिए। तो ये जो सभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे से पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम दाल बनाने के लिए कर रहे हैं, उनको कहते हैं बेटा संघटक। क्या कहते हैं? संघटक। तो ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मोटा मोटा रिवीजन तो मैंने आपको 5 मिनट में करा दिया कि भैया ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा डीप डाइविंग करते हैं, पार्ट 1 को अच्छी तरीके से समझते हैं। भोजन यानी जो कुछ भी आप बच्चों खाते हैं, यानी खाद्य पदार्थ, वो सब हमारा भोजन होता है। यह कहां से आता है? यह हमें पौधों से तथा हमें जंतुओं से मिलता है। अब हम अपनी दिनचर्या में बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो आपके दोस्त भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं।
तो फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि आज आप लोगों ने क्या खाया है, और फटाफट आप अपने दोस्त को फोन घुमाओ और पूछो कि भाई तूने आज क्या खाया है। तो वो डेफिनेट सी बात है कि आपने जो खाया है वो उसके अलावा भी आंसर दे सकता है, और हो सकता है कोइंसिडेंटली उसके घर में भी वही चीज बनी हो जो आपके घर में बनी हो। लेकिन फिर से सवाल उठता है कि क्या आप जो आज खाए हो और जो कल आपने खाया था, जो उससे पहले दिन आपने खाया था, क्या हर रोज सेम चीजें खाई थी आपने? नहीं। 2 दिन हम सेम खा सकते हैं, जैसे कि मम्मी ने कोई चीज एक्स्ट्रा बना दी तो वो आपने कल भी खाया और आज भी खाया, हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन क्या हम एक हफ्ते तक लगातार सेम चीजें खाते हैं? नहीं। आज हम अलग चीज खा रहे हैं, कल अलग, परसों अलग। तो ये जो विभिन्न प्रकार की चीजें हम अलग अलग रोज खाते हैं, ये किस लिए? क्योंकि जिससे हमारे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाए, आसानी से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास हो सके। तो वही कह रहे हैं, अपने दोस्त को फोन करो और पूछो कि उन्होंने आज क्या खाया। इस आधार पर हमारे पास आती है बेटा गतिविधि 1 यानी क्रियाकलाप 1, जिसमें हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप 1 क्या कहता है? अपने दोस्तों को फोन करो, यानी कि अपने दोस्तों को आप फोन करेंगे, ठीक है? या तो उनको फोन करो, कॉल करो, या फिर अगर आप स्कूल कल जाएंगे तो उनसे स्कूल में भी पूछ सकते हो। विद्यालय में आपके जो दोस्त हैं उनसे उनके खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर वो एक ही राज्य के हैं बच्चों, यानी सभी हरियाणा के हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, और वैसे ऐसा होता नहीं है, आपके भी दोस्त होंगे वो अलग अलग राज्य से होंगे। और अगर आपको नहीं पता बच्चों कि आपके दोस्त कौन से राज्य से हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो कौन से राज्य से हैं, और फिर ये जानिए कि क्या उनका रहन सहन, खान पान, भाषा क्या हमारी तरह है? नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर विविधता बहुत ज्यादा है, यानी वैरायटी है बच्चों। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन सबके बावजूद भी हमारे भोज्य पदार्थ में कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर रोटी बनाई, महाराष्ट्र में भी रोटी बनाकर खाते हैं, राजस्थान में भी रोटी बनाकर खाते हैं, बिहार में भी रोटी बनाकर खाते हैं। तो ये कॉमन फूड है, कॉमन भोज्य पदार्थ है जो हर जगह खाया जाता है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं जो उन्हीं राज्य में ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है कि अब मान लो मैंने कहा गुजरात में जो है वो ढोकला ज्यादा खाया जाता है, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, और मैंने कहा राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस है। अब क्यों? क्योंकि वहां पर ये सब चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, ज्यादा प्रयुक्त में आती हैं, यानी कि वहां का ये अपना फेमस फूड है। अब ये जो विभिन्न राज्य में रहने वाले आपके दोस्त हैं उनसे आप पूछो कि भैया तुम्हारे राज्य का जो विशेष फूड है, विशेष भोज्य पदार्थ है, वो क्या है? तुम्हारे राज्य की भाषा का नाम क्या है? तो ये सब जानकारी आपको आपके देश के बारे में, आपके दोस्त के बारे में, आपके समाज के बारे में होनी चाहिए। तो जब आप अपने दोस्तों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे मेरा दोस्त तो इन राज्यों से है ना? अलग अलग दोस्त, बेस्ट कोई 1-2 दोस्त ही होते हैं, लेकिन दोस्त तो हमारे बहुत सारे होते हैं। तो उनसे पूछो और उनकी जानकारी को नोटबुक में लिखने का प्रयास करो, और सारणी 1.1 को यथासंभव हो सके तो ईमानदारी से जानकारी प्राप्त करके भरो। ईमानदारी से मतलब अपनी तरफ से नहीं भरना है। मैंने जो ये लिखा है बेटा, मैंने यहां पर बेईमानी की है। मैंने सिर्फ ये डेमो की तरह आपको बताकर बेईमानी की है। मैंने किसी दोस्त से नहीं पूछा। आपने, मेरे दोस्त हैं, अमित है, सुधा है, रिद्धि है, ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैंने इनसे पूछा नहीं। मैंने बस, मेरे को उनके बारे में पता है तो मैंने लिख दिया, ठीक है? उनको ये सब चीजें जो है वो अच्छी लगती है, अमूमन खाते हैं, तो मैंने ये सिर्फ रैंडमली भरा है। पर आप ऐसा ना करें। आप अपने दोस्त का नाम यहाँ पर लिखें। सारणी 1.1 में 3 दोस्तों के नाम लिखने हैं बेटा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 3 ही दोस्त के लिखें। यहाँ पर भाई 3 के लिखोगे तो चौथा दोस्त आपका बुरा मान जाएगा। अगर आपके पास 5 दोस्त हैं बढ़िया, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो 5 के नाम लिखो, 3 ही क्यों? तो इसीलिए आप इसमें अपनी तरफ से बेटा जो रो है, पंक्तियां हैं, वो बढ़ा सकते हो। तो अगर आपका मन कर रहा है मैं एक और बढ़ाऊं तो बढ़ा लो, 2 बढ़ाऊं बढ़ा लो, 3 बढ़ाऊं बढ़ा लो। अगर आपके 5 दोस्त हैं, 7 दोस्त हैं, तो उन 7 से पूछो और भर लो। उनसे आपको यह भी पता लग जाएगा कि किस राज्य में क्या खास बात है, यानी क्या चीजें खाई जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ये खुद करेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा।
तो मैंने जब अमित के बारे में लिखा तो मैंने लिखा कि आज उसने दाल खाया, चावल खाया, चपाती खाई। ठीक है बेटा, आप अपनी तरफ से और भी चीजें इसमें जोड़ सकते हो। यहां पर जगह जो थी वो छोटी थी, मैं और चीजें ऐड करता तो ये यहां तक आ जाता। तो इसीलिए आप अपनी कॉपी के अंदर थोड़ा बड़ा बनाएंगे और मोटे मोटे कॉलम्स लेंगे, जिससे कि अगर यहां पर ना आ पाए तो नीचे भी यहां पर आप इस जगह पर भी लिख सको। उसके बाद सुधा के बारे में मैंने ये जानकारी लिखी, रिधि के बारे में ये जानकारी लिखी। अगर मान लीजिए आपके क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो कोई 10 बच्चे तो आपके होंगे ही दोस्त अच्छे। तो कोशिश करो कि जो अलग अलग राज्य के दोस्त हैं आपके, उनसे से ज्यादा जानकारी हासिल करें, जिससे कि हमारे समाज और देश के बारे में भी आपको पता लग सके। क्यों करेंगे ना आप ऐसा? बिल्कुल, आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपको सीखना है, समझना है। देखो, ज्यादातर ज्ञान बेटा हमारे आसपास में समाज में ही होता है, बस उन्हें हमें पढ़ना है, समझना है, उनसे पूछना है, सीखना है। अब यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, यहां देखो तो बेटा ये केरल के भोज्य पदार्थ के बारे में दिखाया गया है। केरल में अभी भी लोग जो केले के पत्ते होते हैं उन पर खाते हैं। वहां पर ऐसी बर्तनों का इस्तेमाल, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम ही होता है। या तो वहां पर लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, या फिर पत्तों का इस्तेमाल होता है। स्टील के बर्तन ऐसा नहीं कि वहां पर है नहीं, या वहां पर पहुंचाए नहीं जा सकते, या वहां के लोग खरीद नहीं सकते। वो उनका ट्रेडिशन है, वो उनका खाना खाने का तरीका है कि वो पत्तों पर खाना पसंद करते हैं, उनको स्वाद मिलता होगा। तो इसीलिए वो पत्ता यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके ऊपर आप देख सकते हो बेटा इडली है, सांभर है, और ये शायद मेरे ख्याल से नारियल की चटनी है। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ है। उसके बाद ये फिश करी है बेटा, मछली है यहाँ पर। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे मछली खाते होंगे, उनको भी मछली पसंद होगी। आपको पता होगा मछली का जो सबसे फेमस वैरायटी हमारे भारत के अंदर प्रसिद्ध है वो है रहू। रहू मछली सबसे ज्यादा खाई जाती है, ज्यादातर लोगों को पसंद आती है। तो आप ये भी देख रहे हो, यहाँ पर दाल कड़ी है बेटा या फिर सब्जी है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट दाल कड़ी या सब्जी जो भी है, वैसे दाल होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दाल का जिक्र है, तो दाल है ये। तो दाल ज्यादातर बच्चों को पसंद होती है, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको दाल पसंद नहीं होती है। उनको मिल्क प्रोडक्ट पसंद होते हैं, जैसे कि उनको दही पसंद होता है बेटा, या दूध पसंद होता है। कईयों को दूध दही पसंद नहीं होता, वो अपनी अपनी चॉइस होती है, उनकी पसंद होती है। तो इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जो चीजें बच्चों आपको पसंद नहीं भी है उनको भी खाने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपके शरीर में सभी पोषक तत्व पूरी मात्रा में पहुंचे। अब कहता है क्या कि आपने भोजन किया और उनके अनेक प्रकार की चीजों के बारे में जाना। आपने देखा कि जब आपने तालिका यानी कि सारणी 1.1 को भरा और चित्र को देखा, तो आपने देखा कि आपके दोस्त और आप जो भोज्य पदार्थ में खाते हैं वो विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। अब ये चीजें भी कोई ऐसा तो नहीं कि दाल जो बन रहा है, जो हम खा रहे हैं बेटा, वो पेड़ों से सीधा बनाया ले आते हैं, उनको हम किचन में बनाते हैं। और दाल बनाने में सिर्फ दाल का ही प्रयोग नहीं होता है, नमक का प्रयोग होता है, तेल का प्रयोग होता है, घी का प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है। तो ये सब चीजें उसमें जरूरी होती हैं। तो ये सभी चीजें जिनसे वो भोज्य पदार्थ बनता है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, वो सभी चीजें जिनसे आपका भोज्य पदार्थ बनता है उन्हें हम संघटक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर हम पक्के चावल के बारे में जानें या सोचें, तो कहता है क्या कि सबसे पहले उसको बनाने के लिए हमें कच्चे चावल की आवश्यकता होगी। हम उसे पानी में उबालेंगे, और उबालेंगे कब तक बेटा? जब तक आप उसमें चावल के कुछ दाने निकाल कर उसे आप हाथ से दबाते हो ऐसे ऐसे करके, और आपका हाथ उसमें गांठ महसूस ना करे, यानी वो पूरा अच्छी तरीके से दब जाए, तो समझ लो चावल पक चुके हैं। अब जरूरत से ज्यादा भी मत पका देना, वरना वो खीर जैसा हो जाता है। तो बस बीच बीच में चेक करना है कि हाँ अब थोड़ा सा हो गया है, तो उसके बाद उसके पानी को निकाल देना होता है। इस तरीके से आपको चावल मिल जाते हैं। अब चावल को तैयार करने के लिए आपको दो प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता हुई, एक कच्चा चावल और दूसरा पानी। ये दोनों के दोनों पदार्थ बेटा कहलाएंगे संघटक। क्या कहलाएंगे? संघटक। तो संघटक वो पदार्थ होते हैं जिनसे हम अपना भोज्य पदार्थ खाने के लिए तैयार करते हैं। आ गया समझ में? अब बात करते हैं हम कुछ अन्य पदार्थों के बारे में भी। वही कह रहा है कि अगर हम दूसरी ओर कुछ भोज्य पदार्थ जो अन्य है उनके बारे में चर्चा करें, जैसे कि मान लीजिए हमें जो है वो सब्जी बनानी है, तो आपको क्या लगता है सब्जी बनाने के लिए जो संघटक है वो चावल और पानी ही होगा? अरे भैया, जब संघटक समान होंगे तो चीजें भी तो समान बनेंगी ना। इसीलिए संघटक जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थ के। यानी अगर आपको दाल बनाना है बेटा तो उसका संघटक अलग होगा,
चावल बनाना है तो उसका अलग होगा, सब्जी बनानी है तो अलग होगा, सांभर बनाना है तो अलग होगा। यानी सभी पदार्थों के जो संघटक होते हैं वो अलग होते हैं। अब एक ही संघटक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका भोज्य पदार्थ ही एक ही तरह का बनेगा। तो वही कह रहा है क्या कि संघटक जो है वो सब्जी बनाते वक्त अलग होते हैं, जैसे कि आपका सब्जी बनाते वक्त नमक, मसाला, तेल आदि सभी की आवश्यकता होती है। दैट्स इट। तो अब तक हमने क्या जाना? हमने जाना कि हमें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अलग अलग राज्यों में भोज्य पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं जो खाए जाते हैं बच्चों, और उनको बनाने के लिए अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम संघटक के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्रियाकलाप नंबर 2 के बारे में। सारणी 1.1 में जब हमने जाना था कि किस तरीके से अमित को दाल, चावल और चपाती जो है वो खाने को मिली, सुधा को जो है मछली, सांभर और गोलगप्पे खाए उसने, रिद्धि ने जो है सब्जी, फल, मिठाई, दूध आदि खाए उसने। अब ये जो विशेष प्रकार के जो खाद्य पदार्थ उन्होंने खाए वो क्या एक ही प्रकार की सामग्री से बनेगा? नहीं। अभी हमने पढ़ा ना संगठक के बारे में, तो संगठक अलग अलग प्रकार के होंगे तो सामग्रियां भी अलग अलग प्रकार की होगी। तो ये कह रहा है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध जो खाद्य पदार्थ थे उनको छांटिए। कोई भी छांट ले सकते हैं आप सभी के बारे में नहीं लिखेंगे। आपने दाल के बारे में, चावल के बारे में, चपाती के बारे में, मछली, सांभर, गोलगप्पे, सब्जी, फल, मिठाई, दूध इत्यादि इन सब के बारे में नहीं लिखना। बस आपको 3-4 छांट लेने हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान हो, और वो अपनी मम्मी से पूछ सकते हो, पापा से पूछ सकते हो, या दीदी से, भैया से पूछ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो वही जानकारी प्राप्त कीजिए और कौन सी सामग्री किससे बनती है इसको सारणी 1.2 के अंदर सूचीबद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास है बेटा सारणी 1.2 जिसमें हमें सूचीबद्ध करना है खाद्य व्यंजन और साथ ही उसके कच्ची सामग्रियों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, रोटी या चपाती कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो कि आटा और जल की कच्चे सामग्री से बनाया जाता है। दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले की मदद से बनाया जाता है। सांबर के बारे में मैंने बताया क्योंकि यहाँ पर सांबर लिखा था बेटा। सांबर बनाने के लिए हमें अरहर की दाल चाहिए, मौसमी सब्जियां चाहिए। मौसमी सब्जियां वो सब्जियां होती है बेटा जो उस मौसम में उपलब्ध होती है। जो अभी मौसम है जैसा, उसमें जो भी सब्जियां उपलब्ध होती है वो आप डाल सकते हो। कड़वी सब्जी नहीं डालेंगे, कहीं करेला डाल दो इसमें नहीं डालना, क्योंकि सांबर में करेला डालोगे तो फिर वो कड़वा कड़वा हो जाएगा। उसके बाद टमाटर डाल सकते हैं आप, तेल डालेंगे, मसाले डालेंगे, नमक, पानी, राई, कड़ी पत्ता, इमली इत्यादि डालकर आपका सांबर तैयार हो जाता है। तो ये सिर्फ आपको एक भरना था। आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरे को ना अच्छा लग रहा है, मैं एक और तालिका बनाऊं, बना लो और बना लो। उसमें आप जो है अपनी मम्मी से पूछो मम्मी खीर कैसे बनती है, वो उनसे पूछो मम्मी खीर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, तो वो बताएंगे आपको बेटा दूध चाहिए, बेटा आपको जो है चावल चाहिए, उसके बाद जो है मेवे चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, बस बन गया खीर, डालो मस्त उबाल दो। तो इस तरीके से आप और भी खाद्य सामग्री के बारे में लिख सकते हैं। देखो बेटा जब भी आप पढ़ते हो ना तो पढ़ाई को एंजॉय करो, फील करो जैसे कि आप एक खेल खेल रहे हो। आप चीजों को ऐसे समझो जैसे कि आप खेल खेल रहे हो, तो आपको वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। अभी जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, उतनी एक्साइटमेंट के साथ अगर आप चीजों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो ये मेरी गारंटी, आप कभी भी इन सब चीजों को नहीं भूलोगे। तो अब तक की बातों में हमने पढ़ा था किसके बारे में? संघटक के बारे में। और ये बेटा ये है सभी के सभी संघटक, जिसमें हमने ये जाना संघटक वो पदार्थ होते हैं जिनसे हम भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ जो खाने युक्त पदार्थ है उनको तैयार करते हैं। तो ये कह रहा है कि हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं उनके जो संघटक है वो अलग अलग हैं। अब सवाल उठता है कि ये संघटक कहां से आते हैं? क्या ये सभी संघटक आपको घर में मिल जाते हैं या आप किसी कंपनी में तैयार करते हैं? नहीं, इनको बेटा पौधों से प्राप्त किया जाता है या फिर अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं नमक की, अभी आपको भी पता है कि नमक पौधों से प्राप्त नहीं होगा। कहां से प्राप्त होगा नमक? वो प्राप्त होता है बेटा समुद्र के जल से। पानी कहां से प्राप्त होता है आपको? नदी से, है ना, तालाबों से, कुओं से या फिर हैंडपंप से, इनसे प्राप्त होता है। ऑब्वियस सी बात है। तो जो विभिन्न संघटक है बच्चों वो अलग अलग जगहों से हमें प्राप्त होता है, तो उन्हीं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं क्या कि 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी हम जो खाद्य सामग्री खाते हैं उनके स्रोत क्या है। मोटे तौर पर मैं बताऊं आपको बच्चों कि खाद्य सामग्री के मुख्य 2 स्रोत हैं। या तो वो आपको प्राप्त होते हैं बेटा पौधों से या वो आपको प्राप्त होते हैं जंतुओं से। हाँ, खाद्य पदार्थ के लिए हमें संघटक के रूप में
नमक का इस्तेमाल करना होता है, पानी का इस्तेमाल करना होता है। नमक और पानी बेटा ना तो हमें पौधों से प्राप्त होता है और ना वो जंतुओं से प्राप्त होता है, वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% चीजें हमें पौधे और जंतुओं से प्राप्त हो जाती हैं, नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति से हमें एज इट इज लेनी होती हैं। हालांकि पौधों से भी जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है वो भी प्रकृति का हिस्सा ही है, जंतुओं से जो हमें प्राप्त हो रही है वो भी प्रकृति का हिस्सा ही है। लेकिन पौधे और जंतुओं के अलावा भी संगठक की आवश्यकता होती है हमें। तो वही कह रहा है कि सारणी को जब आपने पढ़ा तो आपने जाना कि आपको जो कुछ कच्ची सामग्रियां हैं जैसे फल और सब्जियां, वो सब आपको पौधों से प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आप जो है बनाते हैं खीर, तो उसके लिए चाहिए आपको दूध, वो आपको प्राप्त होता है जंतुओं से, जानवर से। तो वही कह रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए आप खीर बनाते हैं, उसके लिए चावल चाहिए, या फिर चपाती बनाते हैं, उसके लिए आपको जो है गेहूं चाहिए, तो ये सब आपको जो है पौधों से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, कुछ और भी पदार्थ हैं जो हमें कहीं ना कहीं जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर ये पौधों से जो चीजें प्राप्त होती है वो कहां से आती हैं। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी बेटा, आपको हो सकता है कि पूछा जाए फसल के बारे में। जब किसी भी पौधे को बड़े स्तर पर, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब किसी भी पौधे को बड़े स्तर पर उगाया जाता है, लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं फसल। फसल हमेशा ही बड़े स्तर पर लगाया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हमारे पास उदाहरण के तौर पर एक बहुत सारा बड़ा सा खेत है और उस खेत के अंदर बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। अब ये यहाँ पर गेहूं है या धान, वो हमें देखकर पता नहीं चल रहा, पर लिखा हुआ है कि ये भैया धान की खेती की जा रही है। तो धान का खेत है ये, और धान को बेटा बहुत ज्यादा जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, धान को पानी चाहिए, इसीलिए इसे वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। तो धान जो है ये लगाया गया बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर, एक ही प्रकार का जो यहाँ पर फसल है, वो फसल क्या कहें, एक ही प्रकार का पौधा लगाया गया जिसे आप फसल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि बेटा गोभी उगाना, जैसे कि गेहूं उगाना, सरसों उगाना, तो बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम सूचीबद्ध तरीके से देखें तो ये हमारे पास उदाहरण के तौर पर है, धान की जो है खेती की गई है। अब आपको क्या लगता है, धान की खेती करने मात्र से हमारी जरूरत पूरी हो जाती है? नहीं ना, उससे तो सिर्फ हमें चावल मिलेगा, फिर हमें दाल भी उगाना पड़ता है, गेहूं उगाना पड़ता है बेटा, मसाले उगाने पड़ते हैं, है ना। और ये सब चीजें उगाकर उनको पकने देते हैं हम खेतों में, और जब तैयार हो जाता है बेटा तो उनको काटा जाता है, उनको छांटा जाता है, साफ किया जाता है, और किसान उसे बग्गियों में लोड करके कहां तक लेके जाते हैं, कहां तक, बाजारों तक। बाजार में जाकर वो उसे बेच देते हैं बड़े बड़े खाद्य संग्रहालयों को, और फिर वो खाद्य संग्रहालय अलग अलग दुकानदारों तक पहुंचाते हैं, दुकानदारों से हम खरीद कर लाते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा जो खाद्य सामग्री है वो कहां से आता है। तो अभी हमने देखा कि खाद्य सामग्री को खेत में तैयार किया जाता है, पकने दिया जाता है, काटा जाता है, उसका परिवहन किया जाता है, और परिवहन करने के बाद उसे बाजार तक भेजा जाता है, और बाजार से जाकर पापा खरीद लाते हैं, मम्मी खरीद लाती है, या फिर आप लोगों ने भी खुद से खरीदा होगा, और मम्मी फिर उसे किचन में तैयार करते हैं और मस्त हम खाते हैं। तो अब यहाँ पर वही उदाहरण है, देखो यहाँ पर हमारे पास फल है बेटा, जो उगाया जाता है, इनकी खेती की जाती है, और इनको बाजार तक भेजा जाता है, फिर हम उसे खरीदते हैं और खाते हैं। उसके बाद बेटा कुछ और पादप के स्रोत में, जैसे आप ये देखो, ये दाल है या दलिया, देखने से पता नहीं चल रहा, पर होपफुली ये दाल हो, तो बेटा ये भी आपको पादपों से मिलने वाला स्रोत ही है, क्योंकि ये भी पौधों से मिलता है, ये भी पौधों से मिलता है। अगर हम बात करें जंतुओं की, तो बेटा ये है, अगर मान लीजिए मुर्गा, फिलहाल ये मुर्गा मान लीजिए, तो मुर्गे से हमें मीट मिल गया, और मुर्गी अंडे देती है, तो ये भी हमारा भोज्य पदार्थ है जिन्हें हम खाते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं वो हमें, जैसे सब्जी वगैरह, फल वगैरह, ये सब हमें पौधों से मिलते हैं, और मांस, मछली, अंडे, या फिर जितने भी जानता उत्पाद है सब हमें जंतुओं से मिलते हैं। जानता, ये क्या है, ये क्या होता है भाई? जानता उत्पाद, ऐसा उत्पाद जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो, उसे हम जानता उत्पाद कहते हैं बच्चों। जानता उत्पाद का मतलब हो गया जंतुओं से प्राप्त उत्पाद।
यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो। अब सभी चीजें हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होती, ये आपको भी पता है। अब मुझे आलू जंतुओं से नहीं प्राप्त होता है ना, उसे हमें खेती करनी पड़ती है। और आलू अपने आप में बेटा तना है, हालांकि वो जड़ के साथ रहता है नीचे अंदर, उसको कोर कर निकालते हैं बाहर, लेकिन वो अपने आप में तना है। ये याद रखें, आलू, प्याज, अदरक या फिर शकरकंदी, ये सब अपने आप में तना है। कई टीचर आपको ये जड़ बता देते हैं, ये ध्यान रखिए, जड़ें नहीं होती, ये तना होता है। आप गूगल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं बता रहा था आपको जांतव उत्पाद के बारे में, तो आप समझ लीजिए जांतव उत्पाद मतलब जंतुओं से प्राप्त उत्पाद। ठीक है, क्लियर हो गया, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारा दूध, दही, मछली, अंडा, या फिर जो हमने अभी पढ़ा था झींगा इत्यादि, ये सब हमें कहां से प्राप्त होता है बेटा? जंतुओं से। जैसे कि गायों से मिल जाता है हमें, बकरी से, भैंस से, ये सब दूध देने वाले सामान्य पशु हैं जिनको हम बेटा पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनको भी तो भोजन की आवश्यकता होती है, तो उनको भी हम घास फूस, पत्तियां वगैरह देते हैं। तो ये सब हमारे दूध उत्पादन से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, ये सब के सब। अब आपको ये चीज तो पता लग गई कि हमें कुछ चीजें जो हैं वो पौधों से प्राप्त होती हैं और कुछ जंतुओं से। तो चलिए अब हम सारणी 1.3 की बात कर ले। बेटा यहाँ पर मिस प्रिंट है, 1.2 हम पढ़ चुके हैं, ये 1.3 है। तो कहता है सारणी 1.3, खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। यानी कि जो खाद्य पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा पहले कि वो पौधों से प्राप्त होता है या जंतुओं से। फिर हमने ये जाना कि जो खाद्य पदार्थ मम्मी किचन में बनाती है वो सिर्फ एक ही तरह के पदार्थ नहीं होते, कई पदार्थों को मिलाकर तैयार किया जाता है, और जब वो तैयार हो जाता है तब हमें खाने के लिए मिल जाता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि अब हम ये जानेंगे कि वो जो संघटक हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल बेटा संघटक। क्या कहते हैं उसे हम? संघटक। पीछे पीछे बोलेंगे मेरे, जिससे आप लोगों को याद रहे। क्या कहते हैं? संघटक। क्या होते हैं वो पदार्थ? तो संघटक वो पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे नमक, पानी, घी, तेल, मसाले और बीज, फल इत्यादि, ये सब। तो आप संघटक को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब जैसे ये दे रखा है खाद्य मद, यानी खाद्य मद का मतलब हो गया कि आपके पास ये खाद्य है बेटा, उसके बाद कच्ची सामग्री कौन सी लगेगी और उसमें लगने वाली जो कच्ची सामग्री है उसके स्रोत वो कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपको इडली बनाना है, तो इडली बनाने के लिए दो चीज चाहिए, ठीक है, एक चाहिए आपको चावल, दूसरा चाहिए पानी, है ना, और तीसरा चाहिए हमारे पास दाल, और चौथा चाहिए नमक। मतलब मेनली जो है वैसे बनता ही है इन सबको मिलाकर। ये समुद्र कहां से आ गया बीच में, इसको ना। तो इडली चावल से, उड़द की दाल से, नमक से और जल से, इन सब से मिलाकर बनाया जाता है। भाई मुझे नहीं आता इडली बनाना, सच बताऊं तो। अगर आपकी मम्मा को आता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे हाईलाइट हो रहा होगा, तो उस नंबर पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ रेसिपी को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं भी बनाऊं और इडली बनाते वक्त आप लोगों को हाईलाइट कर सकूं कि मैंने आपसे ये सब चीज़ें सीखी और मैं उसका ब्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर है मेरे पास इडली, जिसके लिए मुझे चावल की आवश्यकता है बेटा। कच्चा पदार्थ है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, चावल जो है वो हमें पौधों से ही प्राप्त होता है कि उसकी खेती होती है। उसके बाद हमें चाहिए होता है क्या बेटा? हमें चाहिए चावल के बाद उड़द की दाल, जो पौधे से प्राप्त होता है, ये भी पौधे से, ये भी पौधे से। नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है बेटा, हालांकि हम इसे बाजार से जाकर खरीद लेते हैं, पर इसका मुख्य स्रोत समुद्र का पानी है। समुद्र का जल भी लिख सकते हो, समुद्र भी लिख सकते हो। जल हमें नदी से या नल से, तालाबों से, इन सब से मिलता है। चिकन करी बनाना है, मान लो आपका बहुत मन कर रहा है चिकन खाएं, तो चिकन करी बनाना है, तो चिकन आपको मिलेगा कहाँ से? मुर्गा से, यानी जंतु से मिलेगा। उसके बाद बेटा मसाला आपको पौधों से मिल जाता है। तेल, घी पौधे और जंतु दोनों से मिल जाते हैं। अब कहोगे ये क्या मतलब है? मतलब तेल और घी कैसे? तो देखो, तेल मिलता है आपको पौधे से, जैसे सरसों का तेल, जैसे सोयाबीन का तेल, जैसे सनफ्लावर तेल, ये सब बेटा आपको पौधे से मिलता है। वहीं पर अगर हम घी की बात करें तो वो जंतु से मिलता है। तो देखो यहाँ स्लैश लगा रखा है ना, यानी तेल मिलता है पौधे से,
घी मिलता है जंतु से, जल नदी तालाब और नहरों से, इन सब से मिल जाता है। खीर बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? दूध चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो दूध मिलता है हमें जंतु से। चावल चाहिए पौधा से, चीनी चाहिए पौधा से। तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये विभिन्न स्रोत हैं बेटा, और जो हमें पौधे से या जंतुओं से प्राप्त करके मिल रहा है। और सिर्फ आपने नोटिस किया इसमें पौधे और जंतु ही नहीं हैं, अन्य स्रोत से भी मिल रहा है। जैसे कि आप पानी देखो, तो पानी ना तो बेटा हमें पौधे से मिलने वाला है, ना ही जंतु से मिलने वाला है। तो पानी के लिए हमें नदियों पर, तालाबों पर, कुओं पर आश्रित होना पड़ेगा। क्यों? कैसा लग रहा है पढ़ के? अच्छा है ना चैप्टर? बहुत ईजी भी है। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो आप आसानी से चैप्टर को समझ पा रहे हैं। यानी कि अब हमने ये जाना था कि जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है वो हमें देते हैं, और हमने जाना। पर सवाल उठता है कि हम पौधे या जंतुओं के उत्पाद में कौन से भाग को प्रयोग में लेते हैं? तो वही कह रहा है कि पौधे के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी हम पौधे के रूप में पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। सवाल उठता ही है ये कि पौधे का क्या हम तना खाते हैं? बिल्कुल। क्या हम जड़ खाते हैं? हाँ जी। क्या हम पत्ते खाते हैं? हाँ जी। क्या हम फूल खाते हैं? हाँ जी। क्या हम फल खाते हैं? हाँ जी। क्या हम कलियां खाते हैं? हाँ जी। हम सब कुछ खाते हैं। हाँ जी। तो यानी कहने का मतलब हर चीज में हमने एक ही चीज नोटिस की कि पौधे का कोई भी ऐसा अंश नहीं है बेटा जिसको हम छोड़ते हो, हम खाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हर पौधे के जड़ को नहीं खाया जाता है, हर पौधे के तने को नहीं खाया जाता है, हर पौधे के पत्ते को नहीं खाते हो। जैसे आम की बात करूं, आम के तने इतने मोटे मोटे, क्या आम का तना खा जाएंगे हम? उसको जला सकते हैं, उससे आप दूसरी चीजें बना सकते हैं, पर खा नहीं सकते उसे आप, है ना। आप उसके पत्ते भी नहीं खा सकते, आम के पत्ते भी नहीं खा सकते हो। आप आम का क्या खाते हो? फल, है ना। उसके बाद अगर हम पालक की बात करें बेटा, तो पालक में फल होता ही नहीं है, उसमें पत्ते होते हैं, तो उसके पत्ते खाते हैं। आलू की बात करें बेटा, तो उसका हम तना खाते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें जड़ की, तो मूली, मूली हम खाते हैं। तो मूली क्या है बेटा? जड़ है। तो आपने नोटिस किया कि हम पौधे के विभिन्न भाग को खाते हैं, हम पत्तों को खाते हैं, हम जड़ों को खाते हैं, हम जो है वो खा लेते हैं उनके तनों को भी, फूल को भी। लेकिन एक ही पौधे हम सभी भाग को नहीं खाते हैं, कुछ निश्चित भागों को खाते हैं। पर हाँ, ये हो सकता है कि एक ही पौधे के हम एक से ज्यादा भाग को खा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कद्दू की बेटा, जिसे कासी फल या सीताफल भी कहते हैं। कद्दू यानी कासी फल या सीताफल हमारे पास कह सकते हो ऐसा भोज्य पदार्थ है जो पौधे से प्राप्त होता है, जिसमें हम फूल भी खा सकते हैं। उनके फूल को ना, यानी कि सीताफल के फूल को चावल पीसकर उसमें पकोड़ा बनाते हैं ना, बहुत मजा आता है। मतलब एक्चुअली मैं बिहार से हूं और हमारे उधर वो खाया जाता है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी खाया है या नहीं खाया है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया है बेटा, तो प्लीज उसे ट्राई जरूर करें। कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। आप मम्मी से बोलें कि थोड़ा सा चावल भिगोएं, और अगर आपके आसपास में कद्दू की बेल है तभी पॉसिबल है। उसका फूल हालांकि मंडी में मिल जाता है, पर बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, कम जगहों पर ही अवेलेबल होता है। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, उसको पीस लेना है, चावल को थोड़ा नमक मिला लेना है, फूल को उसमें डुबो लेना है, जस्ट लाइक का जैसे बेसन में डुबोते हैं हम पकौड़ा बनाने के लिए, और मस्त उसको तल लेना है, पकौड़ा बनाना है, बहुत स्वाद लगता है। तो कहीं ना कहीं हम उसके फूल को भी खा रहे हैं, उसके फल को भी खा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि पौधे के हम विभिन्न भाग को खाते हैं, पर हर पौधे के हर हिस्से को हम खाएं यह जरूरी नहीं है। कुछ पौधों के जड़ों को खाते हैं, कुछ के तनों को, कुछ के पत्तियों को, और कुछ के हम खा लेते हैं फूल और फल को। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो जिक्र यहां पर किया हुआ है जो मैंने आपको बताया। कुछ पौधों के हम 2 या 2 से अधिक भागों को खाने योग्य समझते हैं और खाते भी हैं। उदाहरण के लिए सरसों की बीज की बात कर रखी है इसने। सरसों की बीज की अगर हम बात करें बेटा, तो सरसों की बीज से हम तेल बनाते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है संगठक के रूप में। उसके बाद पत्तियों का इस्तेमाल हम करते हैं साग बनाने के लिए, और सरसों दा साग मक्के दी रोटी, ये लाइन आपने सुना होगा पंजाबी मूवियों में। सरसों दा साग मक्के दी रोटी वो उनका भोज्य पदार्थ है, मतलब फेमस है। हमारे यहाँ पर अलग चीजें फेमस है, वहां पर ये फेमस है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि सरसों के आपने दोनों हिस्सों का प्रयोग किया। क्या आप केले के पौधे के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। केले के जो फूल होते हैं बेटा, उनके भी पकौड़े बनाए जाते हैं जो लाल कलर के होते हैं, और केले की सब्जी भी बनती है।
केला अगर पक जाए तो उसको हम केला शेक बनाकर पी सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। यानी केले को हम फल की तरह, सब्जी की तरह, उसके फूल को हम पकौड़े की तरह इस्तेमाल करके खा सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली हैं जो बहुत जरूरी है। अब हमारे पास है बेटा एक बहुत ही सुंदर सा पौधा। मैंने नहीं बनाया, ये आपकी बुक में बनाया, ये आप जानते हो। मैं सिर्फ यहां पर इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बेटा पुष्प। पुष्प मतलब होता है फूल, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें गौर से तो ये जो पौधा है आपके पास, इस पौधे के मुख्यतः दो अंश हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा है जो जड़ से ऊपर है बेटा, यानी कि आप कह सकते हैं मिट्टी से ऊपर है, ये मिट्टी वाला हिस्सा है, मिट्टी से ऊपर है। और एक हिस्सा जो मिट्टी के नीचे है, दिख रहा है आपको। मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं बेटा प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र, मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को। देखो मोटे तौर पर देखें ना तो पौधे के हम दो ही भाग में क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, वर्गीकरण को देखते हैं। एक जो पौधा मिट्टी से ऊपर दिख रहा है, एक जो मिट्टी के अंदर है पर वो आपको दिख नहीं रहा है। तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है बेटा मिट्टी के बाहर, उसे आप कहते हैं प्ररोह तंत्र। और जो मिट्टी के अंदर होता है और देख भी पाते हो कभी कभी और कभी कभी नहीं भी दिखता है, वो आपका कहलाता है बेटा मूल तंत्र। प्ररोह तंत्र में वो सभी चीजें आ जाती जो आप देख पाते हो आसानी से, फूल, पत्ते, तने, उसके बाद बेटा नॉड, इंटरनॉड, कलिकाएं, कलियां, स्तंभ, है ना, ये सब आपको दिखता है। तो वही कह रहा है कि पुष्प आपको दिखता है, फूल दिखते हैं, फल दिख जाता है बेटा, तना दिखता है, पत्तियां दिखती हैं, नॉड दिखाई देता है। नॉड क्या होता है बेटा? वो पॉइंट, यानी वो आप कह सकते हो हिस्सा जहां पर पत्तियां शाखाओं से जुड़ी होती हैं, उसे नॉड कहते हैं। और जहां पर एक शाखा दूसरी शाखा से जुड़ी होती है, उतने हिस्से को आप इंटरनॉड कहते हैं। समझ में आ गया? यानी दो नोडों के बीच के हिस्से को इंटरनॉड कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहां नोड है बेटा, यहां नोड है, तो ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे इंटरनॉड। यहां नोड है क्योंकि सॉरी यहां पर भी है ही, वैसे फल का भी हिस्सा होता ही है। यहां पर है तो ये भी हो जाएगा बेटा इंटरनॉड। तो इंटरनॉड वो हिस्सा होता है जो दो नोड के बीच का होता है। नोड क्या होता है? वो हिस्सा जहां पर पत्तियां तनों से जुड़ी होती हैं। उसके बाद आती हैं बेटा कलियां, तो कलिका भी कहते हैं या फिर कलियां कह देते हैं हम। तो ये सब है। उसके बाद पत्तियां, तना जिसे स्तंभ भी कहते हैं, फल, ये सब हम जान चुके हैं। अब आता है हमारे पास मूल तंत्र। मूल तंत्र में भी बेटा दो हिस्से होते हैं। प्राथमिक मूल तंत्र जो ऊपर होता है, ठीक है, जो मेन शाखा होती है जड़ की, यानी ये वाला मोटा हिस्सा। उसके बाद ये ना क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। देखो ये नीचे आकर इधर चला गया, फिर ये इधर भी है, फिर ये इधर भी है, ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। ये कहलाता है आपका द्वितीय मूल। ये प्राथमिक मूल और ये द्वितीय मूल, दोनों से मिलकर बनता है बेटा हमारा मूल तंत्र। हालांकि जड़ों के बारे में आने वाली क्लासेस में आप और भी अच्छा समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यह समझना है कि जड़ के मुख्य दो हिस्से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। और जड़ के सिस्टम को हम कहते हैं बेटा मूल तंत्र। तो भोजन में हम इनका भी प्रयोग करते हैं। चलिए अब सवाल उठता है पहेली के मन में, जरा उसको हम उत्तर देते हैं। पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? क्या हमारे पास कोई अन्य स्रोत है जो पौधे और जंतु के अलावा भी हो? नहीं बेटा, पौधे और जंतुओं के अलावा हमारे पास कोई और स्रोत नहीं है। हाँ, और कह सकते हैं जैसे कि मधुमक्खी का रस, जिसे आप शहद कहते हैं बेटा। शहद के लिए हमें मधुमक्खी की जरूरत होती है और मधुमक्खी कीट पतंगों में आता है। तो कीट पतंगों से भी हमें कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो वो जानवर में हम नहीं डालते हैं उसको, कीट पतंगों में डालते हैं, पर मोटा मोटा उसे हम जानवर में कह सकते हैं। तो हमारे पास मुख्य स्रोत के रूप में पौधे और जानवर हैं और कीट पतंगे हैं। अब कहता है क्रियाकलाप करते हैं। सारणी 1.3 में हमने जो पदार्थों के बारे में जाना, उसके संगठनों के बारे में हमने जाना। चलिए जानते हैं कि उनके जो संगठक है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। यानी इस सारणी के अंदर हमने बस ये जाना कि चावल पौधे से प्राप्त होता है, पर पौधे के कौन से हिस्से से चावल प्राप्त होता है वो हमने यहां नहीं जाना। हमने उड़द की दाल को जाना कि उड़द की दाल जो है पौधों से प्राप्त होता है, पर वो पौधों का बीज है, जड़ है, फल है, शाखा है, तना है,
पत्तियां हैं, कलियां हैं, क्या है हमने नहीं जाना। हमने सिर्फ जाना कि वो पौधों से प्राप्त होता है। यानी मोटी मोटी बात मैं बताऊं आपको तो स्टार्टिंग हुई थी कहां से कि हमें भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। फिर हमने जाना कि भोज्य पदार्थ बनाने के लिए हमें संघटकों की आवश्यकता होती है। संघटक कहां से प्राप्त होते हैं तो वो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। फिर हमने ये जाना कि वो जो संघटक है वो पौधों से प्राप्त होते हैं, तो वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। क्या वो पौधों की जड़ों से प्राप्त होते हैं, क्या वो पौधों की शाखाओं से प्राप्त होते हैं, या फिर फल और फूल से। तो वही अब हम जानने वाले हैं इस गतिविधि के अंदर कि ऊपर जो आपने विभिन्न प्रकार के संघटक के बारे में लिखा वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। सारणी को बनाना है हमें, यानी कि इस सारणी को बनाकर सूचीबद्ध करना है कि पौधे के जो भाग हैं वो कौन कौन से, जिनका प्रयोग हम भोजन के संघटक के रूप में करते हैं। अब ये जो संघटक है ये कौन कौन से हैं वो हमारे यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है वो दिए गए हैं। जैसे पहला खाद्य पदार्थ है जो है बैंगन का भरता। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगता हो, मुझे अच्छा लगता है भाई बैंगन का भरता। आई लाइक बैंगन का भरता। हो सकता है कि आप लोगों को भी पसंद हो बैंगन का भरता। तो अगर आप लोगों को बैंगन का भरता पसंद है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें डालती है। तो बैंगन के भरते में बेटा हम तेल डालते हैं, बैंगन के भरते में मिर्च मसाले डाले जाते हैं, नमक डाला जाता है, और बैंगन के भरते में हम बैंगन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर आप टाइटल में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। टाइटल में लिखा है भोजन के रूप में पौधे के भाग। यानी हमें तेल के बारे में चर्चा करना है, लेकिन हमें पानी के बारे में चर्चा नहीं करना, क्योंकि पानी पौधे से प्राप्त नहीं होता। तो हमें इस तालिका में किसके बारे में चर्चा करना है, जो सिर्फ और सिर्फ बेटा पौधे से प्राप्त है। अगर पौधे से प्राप्त है तो हमने वो चीज यहां पर लिख देनी है, जंतुओं से प्राप्त है तो हमने वो भी लिख देनी है। तो यहां पर कह रहा है पौधे के रूप में, जो भोजन के रूप में पौधे का भाग। तो यहां पर हमारे पास बैंगन का भरता है जिसमें हमें बैंगन चाहिए और मिर्च मसाले चाहिए। नमक इसमें नहीं डालेंगे बेटा क्योंकि नमक पौधे से प्राप्त नहीं होता, मिर्च मसाले हमें पौधे से प्राप्त होता है। तो यहां पर बैंगन, बैंगन क्या है बेटा, बैंगन हमारा फल है। फल, बैंगन फल में आता है। मतलब बैंगन हालांकि सब्जी है लेकिन पौधे का वो फल वाला हिस्सा होता है। पौधे के हिस्से में ना, भाग में कहीं पर भी आपने सब्जी लिखा हुआ नहीं देखा होगा। यहाँ पर है क्या सब्जी, नहीं ना। तो सब्जी भी अपने आप में फल ही है क्योंकि वो फल है, फल स्वरूप, निष्कर्ष। और मिर्च मसाले भी हमारे क्या हैं, फल हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तेल की, ठीक है, जो तेल इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वो तेल मूंगफली से बनता है, सरसों से बनता है, सोयाबीन से बनता है, या अन्य पौधे से भी बन जाता है। तो वो बेटा आपको जरूरत होगी तो यहाँ पर लिख देंगे बीज, क्योंकि ये सभी बीज हैं। मूंगफली भी बीज है बेटा, सरसों भी बीज है, सोयाबीन भी बीज है, तो ये सभी के सभी बीज हैं। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मुख्य रूप से जो पौधे से प्राप्त चीजें थी वो ये थी। ठीक है, बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, तेल चाहिए। नमक नहीं लिखेंगे, पानी अगर चाहिए तो पानी नहीं लिखेंगे, वैसे पानी चाहिए नहीं होता उसमें, पर लिखेंगे भी नहीं वैसे भी। उसके बाद मान लीजिए मुझे भिंडी की सब्जी बनानी है। ठीक है भाई, भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए और भिंडी चाहिए, है ना, और तेल चाहिए। तो यहाँ पर तेल भी लिख सकते हो, अलग से ऐड कर लेना बेटा तेल। तो यहाँ पर आपने लिखा भिंडी, ठीक है, उसके बाद मिर्च मसाले, और फिर यहाँ पर लिख देंगे बेटा तेल। ठीक है, अब आपका भिंडी भी फल है, मिर्च मसाले भी फल है, और जो तेल है बेटा वो क्या है, बीज। बीज से प्राप्त होता है तेल। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तेल में आप लिख सकते हो कहां से प्राप्त होता है, तो मूंगफली से, सरसों से। अगर आप घी लिखते हो बेटा तो घी फिर जंतुओं का आ जाता है, तो आप यहाँ पर घी नहीं लिख सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पौधे के बारे में बताना है। उसके बाद मुझे बनाना है मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए बेटा मुझे मसाले चाहिए, आटा चाहिए और मूली चाहिए। मूली बेटा क्या होता है, अपने आप में मूली जो है वो जड़ है। यहाँ पर बेटा तना लिखा हुआ है, यहाँ पर मूली की जगह जहाँ पर जड़ लिख लेना। मूली जो है वो जड़ होता है, मिसप्रिंट हो गई है, जड़। और मसाले बेटा फल है, और आटा जो है बेटा वो अनाज यानी बीज है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप ये तालिका भर लेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या हम किसी भी पौधे को ऐसे ही खा सकते हैं। क्या आप रास्ते पर जब चलते हो तो आप डिफरेंट तरह के यानी अलग अलग तरह के पौधे नहीं देखते हो? बिल्कुल देखते होंगे। जब आप सड़कों पर चलते होंगे बेटा तो छोटी छोटी झाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ पौधे आप देखते होंगे। क्या हम हर किसी के फल को खा लेते हैं?
क्या हम हर किसी के पत्ते को खा लेते हैं? क्या हम हर किसी के तने और जड़ को खा लेते हैं? नहीं भाई, नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये सत्यापित ना कर लें, जब तक ये आप प्रूफ ना कर लें कि वो आप लोगों के लिए सेफ है, तब तक बेटा मुंह में कोई चीज नहीं डालनी है। इवन तो आप लोगों से तो ये भी कहा जाता है बेटा, बाहर का कोई आदमी आपको कुछ खाने के लिए तो मत खाना। सही बात है, कभी मत खाना। आपका कोई नोन पर्सन है जो आपके घर का है नोन, उन्हीं की दी हुई चीजें आप खाएं, भरोसा कर सकते हैं उन पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वही चीज आपको देना है जो आपके लिए सेफ है। कोई आपका मतलब कोई भी आपका अपना बुरा नहीं चाहेगा। हाँ, किसी दूसरे के हाथ से दी हुई चीजें आप जल्दी ना खाएं तो ज्यादा बेटर है। दोस्तों में हम खाते हैं, दोस्त आपका भला सोचते हैं और दोस्त जो है वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, पर उसमें भी तोल मोल कर लें कि खाने योग्य चीजें हैं भी या नहीं है। तो ये कह रहा है कि अपने आसपास में आप बहुत सारे अनजान पौधों को देखते हैं और उनको निरीक्षण करने के लिए कहीं उनको खाना शुरू मत कर देना। कभी कभी ये पौधे विषैले भी हो सकते हैं। अब हमारे पास है अंकुरन की विधि, यानी एक क्रियाकलाप जिसमें हम पौधों को अंकुरित करके निकालेंगे, यानी कि बीज से हम अंकुरित करके पौधे तैयार करेंगे। बीजों को अंकुरित करना एक बहुत ही सरल विधि है और बेटा कभी भी बीज खाने से अच्छा है अंकुरित बीज खाएं। यानी अगर आप चना खाते हैं सुबह के टाइम, बेटा बहुत अच्छी बात है, आपको ताकत मिलती है, प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन खाते हो, प्रोटीन मिलता है। तो आप चने को डायरेक्ट ना खाएं, उसको भिगोएं, और वैसे डायरेक्ट तो आप खा भी नहीं सकते, बहुत खड़े से होते हैं वो। उसको भिगोएं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है बेटा, उसको फिर कपड़े में लपेट कर रख दें। जैसे आपने परसों भिगा दिया शाम को, उसको क्या करेंगे आप, शाम को भिगाने के बाद क्या करेंगे, उसको सुबह पानी निकाल दो और निकालने के बाद उसे सूखे कपड़े में लपेट कर, यानी कॉटन के सूती कपड़े में सूखे में लपेट कर उसको रखो और उस सूखे कपड़े के ऊपर बाहर से छींटे मार दो पानी के, जिससे कि वो थोड़ा सा भीग जाए, जिससे कि पानी की जो नमी है वो बरकरार रहे। किसके अंदर बेटा, आपके चने के अंदर। और फिर चनों में से छोटी छोटी सी आपको ऐसी कुछ उभरी हुई सफेद कलर की संरचना दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं बेटा अंकुर। और इस तरीके से जो तैयार होती है बीज, उसे हम कहते हैं अंकुरित बीज। ये एक छोटा पौधा होता है जिसका अगर हम ख्याल रखें, जिसको परवरिश करें, तो कहीं ना कहीं जाकर ये बड़े फसलों में बदल जाता है और ये फिर और ज़्यादा बड़ा होकर हमें और भी नई चीज़ें देता है, यानी नए पौधे प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप जो है अंकुरित बीजे भी खाते हो, वो भी आपको पौधों से ही मिलता है। तो आप देखो जैसे कि ये नॉर्मल आपका जो है, ये नॉर्मल वाला आपका चना है, इसको आपने भिगो कर निकाल लिया है। फिर अगर आप उसको कपड़े में भिगो कर रख दें तो वो आपको ऐसा कुछ छोटे छोटे से जो है ना, वो ऐसे कुछ वाइट वाइट कलर के ऐसे कुछ धागे जैसी संरचना निकलती हुई दिखेगी आपको, जिसे हम कहते हैं अंकुरण। अब फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अंकुरित बीज देखे हैं। लाइक करें, किस चीज को, कमेंट को लाइक करो अगर किसी ने लिख दिया है तो और नहीं चैनल पर बेटा, हाँ आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, अभी तक मैंने बोला नहीं क्योंकि पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि आप लोगों के लिए ये चैनल हेल्पफुल है या नहीं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि चैनल आपके लिए काम का है, आपको सपोर्ट मिल सकता है इससे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाएं, जिससे कि वो भी इस वीडियो की मदद से चीज़ों को सीख सकें। अब हमारे पास ये चना जो कि स्प्राउट हो चुका है, स्प्राउटेड हो चुका है, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित हो चुका है। अब कहते हैं क्या कि जैसे हमने यहाँ पर बीजों का सेवन डायरेक्ट किया, ऐसे कहता है क्या कि शहद का प्रयोग भी हम डायरेक्ट करते हैं। पर सवाल उठता है, शहद आता कहाँ से है, कैसे तैयार होता है शहद? शहद बेटा विशेष प्रकार की जो मधुमक्खियां होती हैं वो तैयार करती हैं। हमारे भारत के अंदर जो शहद तैयार करने वाली मधुमक्खी है, जो जंगली मधुमक्खियां होती हैं बेटा, वो आपको डंक मारती हैं और आपको दर्द होता है। जबकि विदेशों में विशेष प्रकार की मधुमक्खियां पाली जाती हैं और वो मधुमक्खियां मक्खियों की तरह होती हैं, बिल्कुल मक्खियों की तरह, और मतलब देखने में नहीं, नेचर वाइज वो क्या करती हैं, डंक नहीं मारती हैं। आप उनको आसानी से जाकर छू सकते हो बेटा, उनको आप पकड़ सकते हो और उनके छत्तों में से आप शहद का जो पार्ट है वो निकाल सकते हो, वो आपको डंक नहीं मारती है। हमारे भारत में जो पाया जाता है वो जंगली टाइप की मधुमक्खियां होती हैं जो आपको डंक मार देती हैं, और वो डंक अपने आप नहीं मारती हैं, वो अपने उस छत्ते का बेटा प्रोटेक्शन कर रही होती है, घर को बचा रही होती है, क्योंकि वो घर है। अब सवाल उठता है कि मधुमक्खियों के पास वो शहद आता कहां से?
मधुमक्खियां उड़ती हैं और बेटा उड़कर जाती हैं फूलों पर, और फूलों से जो मीठा रस होता है जो फूल के अंदर तैयार होता है बेटा, उस मीठे रस को वो चूसती हैं, चूस कर आती हैं और उसे बेटा अपने उस छत्ते में जाकर उल्टी कर देती हैं, निकाल देती हैं। अब उनके पास कोई जग मग तो है नहीं कि भर के लाएंगे वहां से और मस्त अपने उस छत्ते में उड़ेल के रख देंगे, नहीं है ना भाई। तो मुंह में भर के लाती हैं, डाल देती हैं, और ऐसी सारी मधुमक्खियां करती रहती है, बहुत मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती हैं वो, और इकट्ठा करती है शहद। क्यों करती है इकट्ठा? हमारे लिए ना भाई ना, वो शहद इसलिए इकट्ठा करती है जब मौसम खराब हो, धूप ज्यादा हो या फिर बारिश का मौसम, तो उस समय उनको भोजन की आवश्यकता होगी ना, तो वो भोजन वो उनका शहद ही होता है, जो शहद वो इकट्ठा करके रखती हैं और बाद में उन्हीं शहद से उनको पोषण मिलता है। पर हम क्या करते हैं, उनके शहद को काट लेते हैं और उनको फिर से काम पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से बेटा मधुमक्खियां जो है वो अपना शहद बनाती हैं। तो वही सारी बात यहाँ लिखी है कि मधुमक्खियों का छत्ता होता है, और मधुमक्खियां जो आपने भिन भिनाती हुई देखी होंगी, ये फूलों से मकरंद, मकरंद क्या होता है? इट्स मकरंद। क्या होता है मकरंद? मीठे रस को कहते हैं। फूलों के मीठे रस को मकरंद कहा जाता है। वो एकत्रित करती हैं और उसको अपने छत्ते में भंडारित कर लेती हैं, और जब वो उनकी छत्ते में भंडारित हो जाता है तो मकरंद वहां से वो एकत्रित करके अपने पोषण के लिए रख लेती हैं। बस उसका फिर वही है ताकि वो पूरे वर्ष उनका प्रयोग कर सकें और पोषण प्राप्त कर सकें। अब सवाल उठता है कि जंतु क्या खाते हैं? हमने अब तक तो बात की कि हम क्या खाते हैं और हम जो खाते हैं वो कहां से आता है, लेकिन अब हम सवाल उठाते हैं कि हमें जो जंतु दूध दे रहे हैं, हमें जो जंतु अंडा दे रहे हैं, हमें जो जंतु अपना पोषण दे देते हैं शहीद होकर, यानी कि हम उन्हें मारकर खा जाते हैं, यानी मीट, मांस, तो उनको पोषण कहां से मिलता है? वो क्या खाते हैं? तो कहता है क्या कि आपने भी अपने घर में ना जीव जंतु पाले होंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस पाला ही होगा, तो आपने देखा होगा कि उनको भी पोषण की आवश्यकता होती है। आप भी उन्हें खाना खिलाते हो और तरह तरह के भोज्य पदार्थ देते हो जिनसे कि उनका पोषण हो सके, जैसे कि कबूतर, छिपकली, कीट पतंगों, इनको भी आपने कुछ ना कुछ खाते देखा होगा। कबूतर जो है, अगर आप गेहूं के दाने सुखाओ छत पर, तो वो वहां पर आकर खाते हैं। आपने गिरगिट को देखा होगा, गिलहरी को देखा होगा, छिपकलियों को देखा होगा। छिपकलियां जो होती हैं वो चींटियां, कीट पतंगों को खाते हैं। उसके बाद मक्खियों को देखा होगा बेटा, वो हर एक खाद्य पदार्थ पर जाकर चिपकती हैं और उसके रस को चाटती हैं, उनसे उनको पोषण मिलता है। तो ऐसे अलग अलग जो कीट पतंगे हैं, जीव जंतु हैं, उनको अलग अलग भोज्य पदार्थ चाहिए। जैसे गिलहरी यहाँ पर देखो अखरोट या मूंगफली के दाने खाता हुआ आपको दिख रहा है। अब है हमारे पास क्रियाकलाप नंबर 6। बहुत ही आसान क्रियाकलाप है ये बच्चों, और इस क्रियाकलाप को करने से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारे आसपास में जो जीव जंतु पाए जाते हैं बेटा, उनको हम मुख्यतः 3 वर्गों में बांटते हैं। वो है आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। क्या बोला मैंने? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये है हमारे पास क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप में आपसे ये पूछा गया है, जो सारणी दी गई है 1.5, कि जंतु और उसका भोजन हमें लिखना है पहले। जैसे जीव का नाम दे रखा है और फिर खाया जाने वाला भोजन। तो जीव के नाम में आपको भैंस दिया गया है, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य। अगर आप कोई और भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। अन्य नाम का कोई जीव नहीं होता भाई। अन्य ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप किसी और जीव जंतु को जानते हैं, उनके बारे में अगर आपको ज्ञान है, तो वो आप यहाँ पर अन्य को हटाकर लिख सकते हैं। अन्य नाम का कोई जीव जंतु नहीं होता है। अब भैंस क्या खाते हैं? घास खा लेते हैं, खली खा लेते हैं, भूसा खा लेते हैं, अनाज और पत्तियां इत्यादि खा लेते हैं। बिल्ली छोटे जंतुओं को खाते हैं, पक्षियों को खाते हैं, दूध खा लेते हैं। चूहा अनाज, फल, पत्ते, कीड़े इत्यादि ये सब खा लेते हैं। शेर मांस खाता है, किसका? बकरी का, हिरन का, बैल, गाय, इन सब का मांस खाता है। बाघ भी यही सब चीजें खाता है। मकड़ी क्या खाती है? कीट पतंगे खा लेती है, मधुमक्खी के रस को चूस लेती है, घरेलू मधुमक्खियों को खा लेती है। छिपकली भी यही सब चीजें करती है। गाय बेटा जो चीजें भैंस खा रही थी वही सब चीजें जो है गाय भी खाती है। तो गाय वाले में भी बेटा आप वही सब चीज भर देंगे, घास, खली, पत्ते, अनाज, ये सब। मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य बेटा मांस खाता है, सब्जियां खाता है, फल, दूध, दही, इन सब चीजों का सेवन करता है। मनुष्यों के खाने की कोई सीमा थोड़ी है, मनुष्य तो कुछ भी खा सकता है। जरूरत पड़े तो वो दूसरे मनुष्यों को भी ना छोड़े। एक समय की बात है बेटा,
5-7 दोस्त जो थे वो हिल क्लाइंबिंग कर रहे थे, पहाड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। वहाँ पर वो फंस जाते हैं लगभग 20 दिन के लिए, उनके पास खाना खत्म हो जाता है। वो काफ़ी समय तक वहाँ फंसे रहते हैं, फिर धीरे धीरे उनके अंदर स्टारवेशन स्टार्ट होती है, भूख लगने लग जाती है। और जब वो भूखे होते हैं तो उनके पास खाना नहीं होता, वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, यानी कोई मरता नहीं, मरने जैसे हो जाते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे, हम एक चिट बनाएंगे और जिस चिट के अंदर नाम आएगा जिसका, उसको मार दिया जाएगा और उसके बॉडी पार्ट्स को हम लोग खा लेंगे जिससे कि वो बच जाए। ऐसे करते करते उनमें से 4 दोस्त जो है वो बच पाते हैं और 4 दोस्त अपने घर वापस आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर बात हमने यहाँ पर ये सीखी कि ज़रूरत पड़ने पर हम बेटा कुछ भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने बताया है। तो भोजन कहाँ से आता है, हमने ये सब जानकारी हासिल की। अब आता है हमारे पास क्रियाकलाप नंबर 7, जो हमने सारणी नंबर 1.5 पढ़ा बच्चों, उसके आधार पर हम सारणी नंबर 1.6 को भरेंगे। कहता है कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं बेटा जो सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी जंतु। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, वो अन्य वर्ग में डाले जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है बेटा मांसाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु होते हैं जो शाक खाते हैं, यानी कहने का मतलब जो फल सब्जियां इत्यादि खाते हैं, यानी कि पौधों से उत्पन्न पदार्थ को खाते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, जिनका भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे भी हैं बेटा जिनका भोजन पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, वो दोनों को खा लेते हैं। उनको हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि हम लोग सर्वाहारी हैं। तो कहते हैं क्या कि इस आधार पर जो आपने पढ़ा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, जिनके बारे में आपने जाना कि शाकाहारी वो जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे से संबंधित भोज्य पदार्थ खाते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं, जो जीव दूसरे जीवों को खाते हैं या मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो दोनों को खा जाते हैं। इस आधार पर जो हमने तालिका नंबर 1.5 पढ़ा था बेटा, उसके आधार पर हमें यहाँ पर तालिका नंबर 1.6 को भरना है। अब तालिका नंबर 1.6 को भरते समय आप लोग मेरी मदद करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए, शाकाहारी में जैसे इसने गाय को डाला है, इसमें और कौन कौन से जीव डाले जाएंगे? तो शाकाहारी में बेटा मैं जो ये कलर है इस कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो भैंस बेटा शाकाहारी है क्योंकि वो सिर्फ घास, कली, भूसा, अनाज, पत्तियां खा रहे हैं। चूहा नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आएगी, शेर नहीं आएगा, बाघ नहीं आएगा, मकड़ी नहीं आएगी, छिपकली नहीं आएगी, गाय आ जाएगी बेटा शाकाहारी में। ठीक है, तितलियां आ जाएंगी शाकाहारी में क्योंकि ये फूल पत्तियां खाती है, कोई भी मांसाहारी पदार्थ नहीं खाते हैं ये। तो ये 3 बेटा आपको भर लेना है, गाय, भैंस और तितली। तो यहां पर आप लिख लीजिए भैंस, ठीक है, और यहां पर लिख लेंगे बेटा आप तितली। तो इस टेबल की मदद से लिखना है, आप चाहो तो कुछ और नाम भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, दैट इज व्हाट, मांसाहारी। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो बेटा शेर मांस खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। बाघ सिर्फ मांस खाते हैं बेटा। छिपकलियां भी सिर्फ मांस ही खाती हैं। मकड़ियां भी सिर्फ मांस वाले पदार्थ ही खाती हैं। तो इनमें से ये सब लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि बाघ बेटा, ठीक है, बाघ आ गया इसमें। यहाँ पर बेटा मकड़ी आ गई, ठीक है, मकड़ी को कभी चपाती खाते हुए आप नहीं देखोगे। और भी नाम है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जो सर्वाहारी है, जो सब कुछ खाते हैं। तो बिल्ली सर्वाहारी है बेटा, बिल्ली। कौवा तो यहाँ पर लिख ही रखा है, यहाँ पर हम बिल्ली भी लिख देंगे। उसके बाद बेटा मनुष्य भी है, मनुष्य भी हमारा सर्वाहारी में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। तो वही कहता है क्या कि आपने तालिका ऊपर भरी और आप ये जानना चाहते हो कि मनुष्य जो है वो किस में आएगा। तो पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 में जो हमने भरा, तो मनुष्य को हमने किस वर्ग में रखा? तो हमने रखा उनको सर्वाहारी में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है दोनों तरह की चीजें खा सकता है। तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। देखो, भोजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो भोजन बेटा सभी को चाहिए, मुझे, आपको, जीव जंतुओं को। आपने नोटिस किया होगा हमारे आसपास में बहुत सारा ऐसा वर्ग है समाज का जिनको भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाता है,
चाहे तो उनके पास पैसे नहीं है या फिर जो अनाज है उसका वितरण सही तरीके से नहीं होता है। हालांकि जो सरकार है वो अलग अलग जातियों को अलग अलग जो है राशन कार्ड पर अलग अलग अनाज देती है, कुछ राज्य सरकार, कुछ केंद्र सरकार। जब कोरोना का काल आया था बेटा, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अलग अलग जो थे वो राशन दे रहे थे, तो अच्छा खासा लोगों को राशन मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है बेटा जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, तो उनको राशन मिल ही नहीं पाता है, उनको पता ही नहीं है राशन कार्ड बनेगा कैसे, तो वो बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है? क्योंकि आजकल बेटा हमारे आसपास में लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसे आप बोलते हैं आबादी। और जब आबादी बढ़ेगी तो मनुष्य की बर्बादी बढ़ेगी, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ होगा क्या, हमारे आसपास में जो भोज्य पदार्थ हैं वो तो सीमित है, लेकिन खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो उससे होगा क्या, भोज्य पदार्थों की कमी को आप महसूस करेंगे। उसके बाद रही सही कसर जो है, ये जो अलग अलग युद्ध होते हैं वो भी निकाल देते हैं। युद्धों में क्या होता है, तो युद्धों में जो है बहुत सारा फसल, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। जैसे अभी यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, आप जानते ही हैं, और जिसके चलते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी देशों को। इसीलिए हमारा भी जो आर्थिक स्तर है वो गिर रहा है। तो इसलिए कह रहा है क्या कि हमें जो है समान वितरण बनाना चाहिए, हमें नए तरीके खोजने चाहिए किसके बेटा, अनाज उगाने के, नए बीजों को समझना चाहिए, नए फसलों को निर्माण में लेना चाहिए, हमें जो है खेती पर बल देना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि खाद्य उत्पादन के लिए, भोज्य पदार्थों के उत्पादन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यही पर्याप्त नहीं होगा, सिर्फ आपको बता देना या अच्छे बीजों का ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं होगा, हमें भंडारण करने की भी आवश्यकता होगी, नए तरीके सोचने होंगे जिससे कि हम अपने नुकसान को कम कर सकें, लोगों को जागरूक करना होगा और आसपास में समान वितरण बनाना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, जरूरतमंदों का सहारा बनना होगा। अगर हम ये सब चीजें सीख लेते हैं बेटा, तो हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। पढ़ना ही सीमित नहीं होता है, पढ़ तो हर कोई लेता है, नंबर तो हर कोई ले लेता है। कुछ ऐसे बच्चे देखोगे साल भर नहीं पढ़ते पर 90 उनके 90% 95% तक मार्क्स आ जाते हैं। कुछ नहीं पढ़ा, रात में पेपर से 2 दिन पहले रट्टा मार लिया, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, पर हमने समझा क्या चीजों को। तो इसीलिए कभी भी कोई चीज पढ़ें बेटा, तो अच्छी तरीके से चीजों को समझें, सीखें और उसके बाद आगे चर्चा करें। अब ये कुछ प्रमुख शब्द हैं और बेटा सारांश, इनके बारे में, अभ्यास के प्रश्नों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।